भारत का विश्व शांति में योगदान। भारत का विश्व शांति में योगदान, ये आपको इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद एक विषय और है इस अध्याय के तहत, और वह है भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से ओवरलैप भी हैं, एक दूसरे से जुड़े भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भारत का विश्व शांति में योगदान यानी भारत कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है शांति व्यवस्था, विश्व की शांति। भारत कैसे उस व्यवस्था में जुड़ा हुआ है या कैसे उस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान कर रहा है, इस पर पढ़ें। अभी तो ये फिलहाल ये तय है कि आज की तारीख में, वर्तमान में, कि मानव मस्तिष्क में निश्चित रूप से युद्ध की निरर्थकता अब बढ़ती जा रही हो। मानव मन में युद्ध की निरर्थकता अब दिमाग में बैठते जा रही हो। एक उक्ति है प्रसिद्ध, देयर कैनॉट बी ए बैड पीस एंड ए गुड वॉर। देयर कैनॉट बी ए बैड पीस एंड ए गुड वॉर। युद्ध कभी अच्छा नहीं होगा, चाहे कैसा भी हो, अच्छा नहीं होगा, अंततः उसका परिणाम बुरा ही होगा। और ऐसी शांति कभी बुरी नहीं होगी। कुछ समय तक शांति के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अंततः शांति अच्छी ही होती है। ये भावना अब लोगों के मन में, विश्व के राजनयिकों में, विश्व के नेताओं में घर करने लगी हूँ। ये सत्य है, और कि अब ये भी लोग महसूस करने लगे हैं कि विश्व में युद्ध कभी भी कोई सा सनातन समस्या नहीं दे सकता और न ही वो अंतिम समाधान है। युद्ध कभी अंतिम समाधान नहीं होगा। युद्ध के बाद ऐसे कारण उपजेंगे जो पुनः युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, और यदि उन स्थितियों को रोका जाए, रोकना संभव है, तो वो केवल शांति वार्ता द्वारा। तो शांति जो है, शांति प्रयास, सार्थक प्रयास, ये समस्या का अंतिम समाधान हो सकते हैं, युद्ध नहीं। एक और प्रसिद्ध उक्ति है, वॉर बिगेट्स वॉर। युद्ध जो है वो युद्ध को ही जन्म देता है। आप जर्मनी के इतिहास की ओर नजर डालें तो जर्मनी जो देश है उसका निर्माण युद्ध से हुआ। 1874 के आसपास युद्ध से उसका निर्माण हुआ। 1874 के आसपास उसकी आधिकारिक दृष्टि से घोषणा हुई, उसकी स्थापना की। और चूंकि युद्ध से उसका निर्माण हुआ था, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी। फिर जर्मनी उभरता है और दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनता है हिटलर के नेतृत्व में। परिणाम 1945 में युद्ध समाप्त होने पर विश्व के शक्तिशाली देश जर्मनी को 4 भागों में तोड़ देते हैं, और 4 भागों में तोड़ने के पीछे उनका उद्देश्य होता है जर्मनी को ऐसा तहस नहस कर देना कि दोबारा वह युद्ध का कारण न बने, जैसा कि पूर्व का इतिहास बताता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के मन में ये बात घर करते जा रही है, जो अच्छी चीज़ है, कि किसी भी समस्या का, चाहे वह कितनी ही जटिल क्यों न हो, उस समस्या का अंतिम अंत शांति में है, न कि युद्ध में। चाहे कोई भी विकासशील देश हो, विकसित हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी शांति चाहते हैं। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्री, पुअर कंट्री, पावरफुल कंट्री, वीक कंट्री, सभी चाहते हैं शांति रहे भाई। और ये शांति की ज़रूरत और इसलिए बारंबार महसूस की जाती है क्योंकि
द्वितीय विश्व युद्ध की यादें अभी भी ताज़ा हैं। इस तरह का जो विचार है युद्ध नहीं होने का, शांति का, ये एक तरीके से नए युग की शुरुआत है। और इसी कारण विश्व में एक तरीके से तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। घटनाएं हो रही हैं, हम उन्हें एक तरीके से छुटपुट घटनाएं कह सकते हैं, यद्यपि उनमें से कुछ घटनाएं बड़ा व्यापक रूप ले ली थी, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि एक ऐसी विचारधारा आ चुकी है जिसने नए युग की शुरुआत की है विश्व शांति में, जिसके तहत सभी लोग चाहते हैं कि शांति और व्यवस्था चारों ओर फैले। भारत, जहाँ तक भारत की बात है, शुरू से ही वो शांति का पुजारी रहा है। चाहे वो अशोक के काल की बात करें, चाहे इसके पूर्व की बात करें, सतत रूप से भारत ने अहिंसा का पक्ष लिया है, शांति का पक्ष लिया है। भारत के द्वारा जो नीति अपनाई गई है उसने विश्व राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। 1947 से स्वतंत्र होने के बाद से भारत की विश्व शांति में बड़ी अहम भूमिका रही है। भारत ने कई बार हस्तक्षेप किया है, विश्व के तनाव को घटाया है, विश्व के में देशों के टकराव में कमी लाया है और युद्ध से बचा भी है और बचाया भी है। 1955 में पंचशील का सिद्धांत भारत ने लाया। पंचशील, भारत और चीन के बीच के तत्कालीन नेताओं के बीच में ये पंचशील के 5 सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मान्य सिद्धांतों के रूप में सामने लाए गए थे। उसके बाद इस शीत युद्ध के काल में, जहां 2 महाशक्तियों के बीच पूरा विश्व बंट चुका था और दोनों महाशक्तियां अपनी ताकत बढ़ाने में और दिखाने में पुरजोर शक्ति लगा रही थी, वहां भारत के नेतृत्व में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। एक तीसरी तीसरी शक्ति के रूप में। पहली शक्ति तो अमेरिका, दूसरी शक्ति सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देश एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरे, जिनका उद्देश्य था किसी भी गुट में शामिल ना होना, क्योंकि शामिल होना अर्थात उस देश की ताकत में बढ़ावा करना उस महाशक्ति की, और दूसरा यानी अपनी स्वतंत्रता खो देना, क्योंकि अब उस गुट के होने के नाते हम विवश हो जाएंगे कि जो महाशक्ति है उस गुट की, उस महाशक्ति के आदेशों इशारों का पालन करें। तो पंचशील के माध्यम से और गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत सतत रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देता रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ही नहीं, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। और जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो भी इस बात को समझ रही थी। कई बार भारत के इस विदेश नीति को लेकर महाशक्तियां भी नाराज होती थी, लेकिन भारत और उसके साथ उसके मित्र देश, तत्कालीन मित्र देश, विकासशील देश, वे इस बात से कतई चिंतित नहीं थे और उन्होंने एक स्वतंत्र रास्ता अपनाया था, क्योंकि उनको मालूम था ये शांति का रास्ता है। पंचशील का जो सिद्धांत था, ये पंचशील का सिद्धांत अपनाकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत के सिद्धांत की बड़ी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, सह अस्तित्व का एक बहुत बड़ा आधार माना गया था। उल्लेखनीय है कि यहाँ ये कहना जरूरी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था और आपसी सहयोग की बात करता है, जैसा कि पंचशील में निहित है। पंचशील के ये 5 सिद्धांत आप देखिए, इनका विस्तार से अध्ययन आप किसी अन्य अध्याय में कर सकते हैं जो पूर्व में पढ़ाया गया है, लेकिन फिलहाल आप जानें कि पंचशील
के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों में काफ़ी कुछ समानता है। जब भारत का संविधान बना था तो अनुच्छेद 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें विश्व शांति के लिए उचित तरीकों को अपनाने पर बल दिया गया था। यानी एक संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ विश्व शांति के लिए किया गया। भारत के अपने संविधान में विश्व शांति पर प्रावधान किया गया है। उसके एक अध्याय में ये स्वयं में इस बात को साबित करता है कि भारत विश्व में शांति का पुजारी रहा। मैं जो बिंदु बता रहा हूँ वो बिंदु इस बात को साबित करने के लिए बता रहा हूँ कि भारत कैसे शांति के लिए प्रयासरत रहा है, विश्व शांति के लिए, और उसके तहत ये तीसरा चौथा बिंदु है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी भारत ने बहुत बार मदद की है, बहुत बार प्रयत्न किया है। गांधी जी के आदर्श अगला बिंदु है। गांधी जी के आदर्श जिन्होंने भारत की सभी नीतियों को प्रभावित किया है, चाहे वो घरेलू नीति हो चाहे विदेशी नीति हो, जो हमारे संविधान का आधार रहे हैं। भारतीय आदर्श, गांधी जी के आदर्श, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का अटूट विश्वास, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारतीय नीति के निर्माता थे, ये भी इस बात को साबित करता है कि मात्र ऐतिहासिक दृष्टि से भारत शांति का पुजारी नहीं रहा, बल्कि संविधान में संवैधानिक जरिए से और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में शांति हमारे लिए एक अहम श्रद्धा का विषय थी। इसके बाद अगला बिंदु ये साबित करने के लिए कि भारत ने विश्व शांति में काफ़ी योगदान दिया है कि हमारे जो मौलिक आधार हैं, हमारी जो विदेश नीति का जो मौलिक आधार है वो शांति, मित्रता और सहयोग और सह अस्तित्व है। हमारे विदेश नीति का मौलिक आधार, फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? शांति, मित्रता, सहयोग और सह अस्तित्व। सह अस्तित्व मतलब को एग्जिस्टेंस। इसी दृष्टि से चलते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा तनाव, टकराहट, संघर्ष आदि से बचकर अपने रास्ता निकाला है और सफलतापूर्वक निकाला है। भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में उसने किसी एक देश का पक्ष इस रूप में नहीं लिया कि वह युद्ध को भड़काए, बल्कि तर्क के नज़रिए से उसने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। भारत की जो विदेश नीति का एक अंग था गुट निरपेक्षता, उसमें बात को स्पष्ट किया था भारत ने कि भारत किसी एक गुट में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो उस गुट का विरोधी है, बल्कि इसलिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहा है क्योंकि वह विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए तय करेगा कि किस महाशक्ति का या किस घटना में किस देश का योगदान शांति के लिए है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसी राह पर चलते हुए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होने के बावजूद, तत्कालीन विश्व में सैनिक दृष्टि से कमज़ोर होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बड़ा जलवा रहा है। ये इस बात को साबित करता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भूमिका। भारत ने विश्व की शांति में जो योगदान दिया है उसे हम निम्न तरीकों से बांट सकते हैं। पहला, युद्धों के विरोध द्वारा। जैसे शीत युद्ध के काल में कई ऐसे मौके आए जब भारत ने स्पष्ट स्टैंड लिया। तो भारत के तरीकों से कैसे, भारत के कौन से तरीके थे जिसने विश्व शांति में योगदान दिया? नंबर 1, युद्धों का सतत विरोध किया। दूसरा, सैनिक गुट जो हैं, सीटो, नाटो, सेंटो, जो आप किसी अन्य अध्याय में पढ़ सकते हैं, उनका सख्त विरोध किया।
किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ और तीसरे विश्व के देशों से यह अपेक्षा की कि वे लोग भी ऐसे गुटों में न जाएं, और ऐसा करते हुए उसने किसी भी महाशक्ति को ज़्यादा ताकतवर बनने से रोका। तीसरा तरीका जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान दिया वह है निरस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करके। निःशस्त्रीकरण मतलब हथियारों की रोकथाम और हथियारों का हटाना। यदि हथियार बना लिए गए हैं तो उनको हटाना। खासकर ये निःशस्त्रीकरण शब्द जो है वह परमाणु से जुड़ा हुआ है, एटम बॉम्ब से जुड़ा हुआ, जो बड़ा खतरनाक है। तो निःशस्त्रीकरण में अपनी भूमिका भारत ने बखूबी निभाई है। चौथा तरीका भारत के द्वारा विश्व शांति में योगदान देने का वह है भारत ने शीत युद्ध का सतत विरोध किया है। कोल्ड वॉर, जिसका काल 1945 से 1990-91 तक माना जाता है, जब सोवियत संघ विघटित हुआ 1990-91 में, तब तक का काल शीत युद्ध का। उस दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से इन ताकतों का विरोध किया, विश्व का बाइपोलर होने का विरोध किया, विश्व का खेमों में बंटने का विरोध किया और ये स्पष्ट किया कि वह किसी एक खेमे से अपने को जोड़कर नहीं देखना चाहता, वह एक स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता है। तो चौथा तरीका जिससे उसने विश्व शांति में सहयोग दिया वह है शीत युद्ध का विरोध करके। पांचवा तरीका है जिसके रास्ते पर चलकर भारत ने विश्व शांति में योगदान दिया। सदैव भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। साम्राज्यवाद अर्थात एम्पायर बिल्डिंग। एक काल ऐसा था जब 200-300 वर्षों तक पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका ये उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद में विश्वास करते थे। भारत ने इसका सख्त विरोध किया और भारत के इस सख्त विरोध का ही परिणाम था कि अफ्रीका के बहुत से देश स्वतंत्र हुए, उपनिवेशवाद नीति से बाहर आए, साम्राज्यों का पतन हुआ और स्वतंत्र देश बने। भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग 100 नए देशों का जन्म होता है जो उसके अपने जन्म से पूर्व किसी न किसी साम्राज्य के उपनिवेश थे। तो इस प्रकार भारत ने शांति बनाए रखने में, विश्व शांति में योगदान साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, क्योंकि इसका मायने ये हुआ कि साम्राज्यवाद का विरोध करना अर्थात किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का प्रयास, कब्जा करके मूल उपनिवेश बनाने का प्रयास ही तो साम्राज्यवाद कहलाता है। भारत का सतत विरोध किया और इस प्रकार इसने किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर हमले का विरोध किया। अगला तरीका भारत के द्वारा शांति बहाली में या शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सक्रिय योगदान। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग, उसके विभिन्न जो संगठन हैं, उसमें बहुत एक्टिव रहा है। भारत ने बड़ा सक्रिय योगदान, एक संस्थापक देश तो रहा ही है। प्रारंभिक 51 देशों में भारत भी था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के चार्टर पर हस्ताक्षर किया 30 अक्टूबर 45 को। इस संस्थापक देश होने के अलावा गत 70 वर्षों से लगातार वह संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। हमारे देश के राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री बखूबी प्रयास करते हैं कि वे महासभा में अपनी उपस्थिति, व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराएं। उसके बाद अगला बिंदु अपनी असंलग्नता की नीति के द्वारा। असंलग्नता से क्या तात्पर्य है? किसी एक के साथ नहीं जुड़ना, असंलग्न रहना। किसी एक महाशक्ति के साथ, किसी एक बड़ी ताकत के साथ केवल इसलिए जुड़ जाना कि उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, ये सही नीति नहीं है। भारत की नज़रों में सही नीति वो है जहाँ वह मुद्दे दर मुद्दे अपनी बात रखे,
मुद्दे दर मुद्दे अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। इसे कहते हैं असंलग्नता की नीति। तो इस प्रकार भारत ने ये नीति अपनाते हुए सुनिश्चित किया कि वह कोई ऐसा कदम ना उठाए जो किसी देशों को भड़काए। 8वां तरीका, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल क्या है? अंग्रेजी में इसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ से क्या तात्पर्य है? कॉमनवेल्थ एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा ही वैश्विक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा ही वैश्विक संगठन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां विश्व के सभी देश सदस्य बन सकते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 193 है, वहीं कॉमनवेल्थ में वे देश सदस्य बन सकते हैं जो पूर्व में किसी न किसी काल में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। आप पुनः समझ लीजिए, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल वह संस्था है जिसके सदस्य वे देश ही बन सकते हैं जो किसी काल में पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे और अब स्वतंत्र हैं। ये राष्ट्रमंडल संस्था का मुखिया ब्रिटिश क्राउन ही होगा। अब ब्रिटिश क्राउन, जिसके मातहत भारत गुलाम था, उपनिवेश था, स्वतंत्र होने के बाद फिर उसी संस्था में बने रहना या बने रहने की सहमति देना एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन ऐसा करते हुए भारत ने शांति का परिचय दिया। कॉमनवेल्थ का अर्थ भारत ने ही स्पष्ट किया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी तरीके से ब्रिटेन के नीचे हैं, बल्कि इसका अर्थ केवल ये है कि पुरानी संस्कृति जिसमें हम सारे देश जुड़े हुए हैं एक एम्पायर से, पूर्व के एक एम्पायर से, वे संबंध हमारे बने रहें। अब वो मैत्रीपूर्ण संबंध में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार आज जो कॉमनवेल्थ संस्था है, आज जो राष्ट्रमंडल संस्था है, उसने तो बिल्कुल दूसरा रूप ले लिया। राष्ट्रमंडल खेल दुनिया के बहुत अहम खेल कूद का आयोजन माने जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ के जो सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, इनकी सतत रूप से बैठकें होती हैं और किसी तरह का वैमनस्य नहीं, किसी तरह का मन मुटाव नहीं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ देशों के बीच में जो राजदूत हैं, वे राजदूत एक दूसरे को, अपने को राजदूत हिंदी में, एम्बेसडर अंग्रेजी में नहीं, वे एक दूसरे को हाई कमिश्नर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उच्चायुक्त। ये भी एक राष्ट्रमंडल देशों के बीच की एक सहमति है। तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता में शामिल होने की सहमति देते हुए विश्व शांति को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया, क्योंकि यदि भारत इसका सदस्य नहीं बनता तो संभावना थी कि बहुत सारे देश जो पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हिस्सा थे, वो इसके सदस्य नहीं बनते और इस प्रकार एक इतना बढ़िया मंच अंतर्राष्ट्रीय शांति का बेकार हो जाता या उसका अस्तित्व ही नहीं होता। भारत के इस संस्था से जुड़ने से बहुत से देश जुड़े और ये प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म बना है। और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारत ने विश्व शांति में योगदान देने का प्रयास किया है। उसी प्रकार अफ्रो एशियाई सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अफ्रो एशियाई सम्मेलन, अफ्रीका और एशियाई देशों के सम्मेलन में भी भारत सक्रिय रहा है। अंतिम बिंदु है पराधीन राष्ट्र। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो मैंने बताया कि लगभग 100-125 देश उसके बाद स्वतंत्र होते चले गए। यानी स्वतंत्रता का जो नया दौर चला उसकी शुरुआत भारत से हुई संभवतः। और इसका मतलब ये हुआ कि ये सब देश जो पराधीन थे, भारत की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर
इन्होंने भी ऐसा कुछ किया कि ये स्वतंत्र होते चले गए। अर्थात भारत ने इन देशों की स्वतंत्रता में काफ़ी कुछ योगदान दिया और ऐसा करते हुए उसने विश्व शांति में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये इसमें से काफ़ी सारी भूमिकाएं जो आप पढ़ रहे हैं उसका संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत का विश्व शांति में योगदान। भारत का विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योगदान तो अलग विषय है जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये जो बिंदु है ये बहुत अहम है। पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देना। भारत ने बहुत से देशों में स्वतंत्रता, वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसमें आखिरी देश आप कह सकते हैं बांग्लादेश, जहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत ने सैनिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को हराया और ऐसा करते हुए पाकिस्तान विवश हो गया कि वह पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे और उस देश का जन्म हुआ 1971 में बांग्लादेश के रूप में। तो इस प्रकार भारत ने इन देशों के एस्पिरेशंस को, उम्मीदों को, स्वतंत्रता की ललक को वास्तविकता दिलाते हुए, स्वतंत्रता की ललक में के पाने की ललक में अपना योगदान देते हुए एक तरीके से विश्व शांति में योगदान दिया है। तो हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत शुरू से ही शांति का पुजारी रहा है। और कैसे रहा है इसके ये बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे आपके सामने उदाहरण रख दिए हैं। सदैव हस्तक्षेप, तनाव, युद्ध से अपने को बचाए रखा और सक्रिय योगदान दिया है। सह अस्तित्व का मार्ग अपनाकर शीत युद्ध का विरोध, सैनिक गठबंधन का विरोध, निशस्त्रीकरण का प्रयास उसने लगातार किया है, यानी शस्त्रीकरण का भी विरोध किया है। हमेशा उसने ऐसे सम्मेलनों का अपने को हिस्सा बनाया है जो मित्रता के लिए हो, सहयोग के लिए हो, शांति के लिए हो और ऐसे प्रयास करते हों। इस कार्य में उसने यूएनओ को भी बहुत बार महत्वपूर्ण समझाई, सुझाव, मदद की है, जिसका जिक्र कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रक्षक और उसके अग्रदूत के रूप में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और पुराने राष्ट्र संघ की अपेक्षा उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक सक्रिय भूमिका निभाई है और राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा सफल रहा है, ज़्यादा सफल सिद्ध हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अपनी बुराइयां हैं, उसमें भी कई विषमताएं आई, उसमें भी कई विफलताएं हुई, लेकिन सबके बावजूद मानवीय बुद्धि की जो मैंने बात की है कि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना भरसक प्रयास किया है, अपना श्रेष्ठतम दिया है विश्व शांति को बनाए रखने में। और तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं हुआ है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना है। भारत का इसमें सहयोग भरपूर रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष इस बात का यही निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न असफलताओं के बावजूद एक सफल संस्था मानी जा सकती है और भारत उसकी सफलता में भारत ने भी काफ़ी कुछ योगदान दिया है विश्व शांति को बनाए रखने में। अभी तक हमने पढ़ा था विश्व शांति में भारत का योगदान, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति में भारत कैसे अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से उस लक्ष्य की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म से बाहर रहते हुए नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म से बाहर, संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हुए भी उसने अपनी भूमिका विश्व शांति दूत के रूप में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है।